दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस बीच में लोकतंत्र की कभी कभी जो हालत होती है और अलग अलग लोगों के लिए लोकतंत्र के अलग अलग मायने किस तरीके से बदल जाते हैं, झारखंड में यह देखने को मिला। झारखंड में जिस तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा का इंतज़ार कराया गया, संख्या बल होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। इस बीच में एक बयान चल रहा है न्यूज़ चैनल आज तक पे, जिसमें सुधीर चौधरी का कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेके कि उनको अब जेल में वैसे ही लगेगा जैसे 40 साल पहले वो जंगल में रहा करते थे। हमारे साथ हैं मीना जी, जितेंद्र मीना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जितेंद्र मीना जी, जिस तरीके से झारखंड में सरकार बनाने में खेल हुआ, बिहार में एक जगह जहां बीजेपी के साथ सरकार बननी है वहां तुरंत इस्तीफा होता है, तुरंत शपथ ग्रहण हो जाता है। झारखंड में 24 घंटे से ज़्यादा का इंतज़ार कराया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में लगभग 40 घंटे बाद नई सरकार को शपथ दिलाई गई माननीय चंपक सोरेन जी को, लेकिन इससे पहले का पूरा जो घटनाक्रम है उसको देखिए कि लगातार इस देश में 2014 के बाद से मोदी जी एक काम कर रहे हैं कि जहां पर भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार को गिराने के लिए लगातार कोशिशें हो रही थी। पहले हमने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, पिछले दिनों बिहार में देखा और अब उसके बाद में झारखंड को देखा। क्योंकि अब पूरे नॉर्थ इंडिया में झारखंड एक स्टेट था जहां पर बीजेपी शासन नहीं कर रही थी और उन्हें समझ में आ रहा था कि 2024 के चुनावों में जेएमएम या उनका जो पूरा अलायंस है, इंडिया अलायंस के लोग उनके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसलिए उस चुनी हुई सरकार को जो लगभग 3 करोड़ लोगों ने वोट देकर के जेएमएम की सरकार बनाई थी, उस अलायंस की सरकार को गिराने का पूरा षड्यंत्र कुछ दिन पहले ईडी के माध्यम से रचा गया। और जब परसों रात में लगभग 8:45 बजे जब माननीय हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देते हैं, उससे पहले ही एक न्यूज़ की क्लिपिंग आज सामने आती है कि उससे पहले ही, इस्तीफा देने से पहले ही राज्यपाल महोदय जो हैं अनुशंसा कर चुके थे केंद्र सरकार को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इससे ये पता चल रहा है कि उन्हें ये समझ में आ गया था कि ईडी के दबाव में वो यहाँ से इस्तीफा दिलवा देंगे और राष्ट्रपति शासन लगा करके अगले लोकसभा चुनाव तक वो इसी तरीके से राज्य को गवर्न करेंगे ताकि वो अपने फायदे में ले जा सके। लेकिन इसमें ये देखिए कि जहां बिहार में 2 घंटे में शपथ ग्रहण नई सरकार को करा दिया गया, जहां बीजेपी को रूल करना था, वहीं यहां पर जब पिछले 2 दिनों से लगातार माननीय चंपई सोरेन साहब अपने 43 विधायकों को फिजिकली खड़े हुए राजभवन के भीतर खड़े होकर के वीडियोग्राफी करके वो लोगों को बता रहे हैं कि हम 43 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुमत के लिए 41 लोग चाहिए। राज्यपाल बताने का टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम वो बताएंगे। लेकिन और वो पूरा टालमटोल करने की कोशिश हुई। सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त का भी सारा इंतजाम बीजेपी ने किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और आज उन्हें फाइनली मजबूरी में सही तरफ से दबाव बढ़ा, पूरा दबाव बढ़ा। उधर आज पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया गया, सोशल मीडिया पे भी डिबेट हुई, झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया लोगों की तरफ से। पूरे देश भर में सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर राज्यपाल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसके चलते वो सरकार को शपथ नहीं ग्रहण करा रहे हैं। तो उन सब प्रेशर के चलते जब वो हॉर्स ट्रेडिंग में सफल नहीं हुए, तब जाकर के उनको अंततः जो है नई सरकार को शपथ ग्रहण कराना पड़ा। जी, इस बीच में मीडिया की जो भूमिका रही वो भी सवाल खड़े करती है। सुधीर चौधरी की हम लोग बात कर रहे थे, आज तक बड़ा चैनल है देश का, उस पर एक प्राइम टाइम में एंकर कह रहा है कि उनको प्राइवेट जेट पे चलने की आदत है, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल की आदत है, वो कैसे रहेंगे, उनको ऐसा लगा कि 40 साल पहले जैसे वो लोग जंगल में रहते थे आदिवासी, वैसा लगेगा। ये कितना एक अपमानजनक, SC/ST मुकदमे भी हुए हैं इस पर। देखिए, ये बहुत अपमानजनक बात है। दरअसल एक स्टीरियोटाइपिंग बहुत पहले से इस देश में चली आ रही है कि कोई आदिवासी है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है तो वो अच्छा कपड़ा क्यों पहनता है, वो अच्छी गाड़ियों में क्यों चलता है, अच्छे से रहता क्यों है, वो शहर में क्यों रहता है, उसको अपनी जगह पर रहना चाहिए, अपने गांव में रहना चाहिए। वो नहीं चाहते। ये वही अपर कास्ट मेंटेलिटी है जो नहीं चाहती कि सत्ता में हिस्सेदारी हो। वो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो है कपड़ों से पहचान करने वाला जो उनका पूरा भाषण था, उस बात को भी समझे थे। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों को इसी तरीके से
देखते हैं, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी गाड़ी में चलता हूँ, सारी चीज़ें हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर, इससे मेरे आदिवासी होने पे कोई खतरा नहीं हो जाता। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी, और आप इस प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर को इतने से मत देखिए, ये दरअसल पूरा का पूरा मीडिया का जो जातिवादी चरित्र है उसको भी उजागर करता है कि मीडिया में बैठे हुए लोग कितने कास्टिस्ट किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तिहाड़ जा चुके हैं और ये उस तरीके की बातें कर रहे हैं लगातार, तो इससे उनका जातिवादी चरित्र भी उजागर होता है। मीडिया का जो जातिवादी चरित्र है, मीडिया की जो दलित को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, आदिवासी को लेकर के, माइनॉरिटी को लेकर जो समझ है, वो समझ भी हम सबके सामने आती है कि ये लोग हमें किस तरीके से देखते हैं, और उसी का प्रदर्शन ये लोग किया आप कर रहे सत्ता हैं। में भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बनाया। देखिए, एक चीज समझिए, सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप किसी वो पद तो पर यही डमी- कहेगी ना। जी बिल्कुल, कि किसी डमी को, जहां छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, वहीं दूसरी तरफ हसदेव में आदिवासियों को उजाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहां जंगल काटने के लिए परमिशन दे दी और अडानी लगातार जंगल काट रहा है, और वो भी एक आदिवासी बड़ा के आंदोलन नाम। हो रहा है, बिल्कुल, कोई लगातार चर्चा नहीं है। वहां पे हसदेव में आंदोलन चल रहा है, सिलगेर में आंदोलन चल रहा है, और लगातार आदिवासी इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं, जो अपनी जमीनों के लिए और जंगल को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए चल रहे हैं। और इस देश के अलग अलग हिस्सों, मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में भी आंदोलन उन्हीं रिसोर्सेज को बचाने के लिए चल रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि वो एक डमी बैठा करके, एक तरीके समझिए कि सलाह जो समाज से जो दलाल किस्म के लोग हैं उनको बैठा करके दरअसल उनके पीछे से सत्ता चलाने की कोशिश हो रही है, और वही वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार इस तरीके से काम कर रही है। एक हमला हुआ था विश्वविद्यालयों में भी, एक खबर आई थी कि यूजीसी में किस तरीके से अब जो SC ST हैं उनके रिजर्वेशन को प्रभावित किया जाएगा, उनकी सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी से भरी जाएगी। हालांकि शोरगुल के बाद उसको डिनाई कर दिया गया कि ऐसा नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है, क्योंकि खबर तो गलत ही नहीं, कोई अखबार इस तरह की खबर लिखता है तो जिम्मेदारी के साथ लिखता है। ये इसको कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, इस पूरे एपिसोड को समझिए कि वो फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 2023 में आया, पब्लिक डोमेन में उसे मीडिया उसमें वेबसाइट पे दिसंबर के लास्ट वीक में डाला गया, 1 महीने के डिले से, और कहा गया कि जनवरी की 28 तारीख लास्ट डे है। लेकिन वो वेबसाइट पे डाल के एक कोने में छोड़ दिया गया। उसको लेकर के ऑल ऑफ सडन जो आखिरी दिन थी 28 जनवरी, उस दिन वो पब्लिक को पता चलता है कि इस तरीके का कोई ड्राफ्ट आया। और ये पहली बार नहीं है कि जो है सिस्टेमेटिक तरीके से सरकार के जो है नाक के नीचे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सब ये काम कर रहे हैं। रिजर्व सीटों को जो ST SC OBC के लिए रिजर्व थी उनको जो है डी रिजर्व करने की, उनको सामान्य वर्ग से भरने की कोशिश हुई। आप देखिए 2019 में जब 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, वो भी एक यही तरीका था, वो मेथड थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उसमें की प्रक्रिया यही थी कि किस तरीके से ST SC OBC की सीटों को जनरल से भरा जाए। उससे पहले देख लीजिए, लगातार पहली बार ये समझना बहुत जरूरी है, रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज में 1997 में आया, और OBC रिजर्वेशन तो 2007 के बाद लागू होता है। तो OBC की सीटें, ST SC की सीटें तो पहले से खाली चली आ रही थी, और उसमें बीच बीच में कभी 40 पॉइंट रोस्टर, कभी 100 पॉइंट रोस्टर, कभी 200 पॉइंट रोस्टर, कभी 13 पॉइंट रोस्टर, अलग अलग नामों से रोस्टर बदल बदल करके उनको सीटों को खाली रखा गया। और जब उन सीटों को भरने का नंबर आया तो कभी रोस्टर बदल दिया गया, अब डी रिजर्वेशन की बात चलनी हुई। तो ये दरअसल सरकार चाहती ही नहीं है कि इस देश का आदिवासी, ST SC के तबके के लोग इन यूनिवर्सिटीज तक आए, उनको हिस्सेदारी मिले। और शातिराना खेल समझिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ ST SC OBC की सीटों को डी रिजर्व किया जाए, EWS पे कोई सवाल नहीं है। EWS को जैसे चल रहा वैसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें उनके जो है जातीय बंधु हैं, उनका जो है उनका कास्ट का इंटरेस्ट है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार गिनाती है कि हमने इतने OBC को मंत्री बना दिया, इतने OBC को मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासी को, दलितों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मामला सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने का नहीं है, मामला है इस देश के तमाम रिसोर्सेज पर हिस्सेदारी का। लेकिन दलित और आदिवासी समाज भ्रमित हो जाते हैं ना। देखिए, एक चीज़ ये है कि भ्रमित करने के लिए लगातार सरकारी मशीनरी यही काम करती है। हमारे लोगों में अभी भी उस राजनीतिक चेतना की कमी है, वो देखने को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लोगों को भ्रमित करना आसान है। लेकिन अगर पिछले सालों में हम लोग देखें, पिछले 5
5-7 सालों में, तो जो कॉन्सियसनेस डेवलप हुई खास करके ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के मसले पर, रोस्टर के मसले पर, या अभी डी रिजर्वेशन के मसले, वो एक्ट के बाद में, उस सब एक्टिविटीज़ के बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें भी आ रही हैं, जागृति आ रही है, लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए सवाल कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन में हिस्सेदारी की हो, चाहे बाकी रिसोर्सेज में हिस्सेदारी की हो, नौकरी में हिस्सेदारी की हो, वो बिजनेस में हिस्सेदारी की हो, मीडिया में हिस्सेदारी, तो हम उस हिस्सेदारी की बात करें, सिर्फ टोकनिज्म की बात नहीं है। जी, बजट पेश हुआ है, आज अखबारों में विज्ञापन है कि 2047 तक देश में स्वर्णिम युग आ जाएगा। 2047 की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद 100 साल तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो दलित आदिवासी समाज के सामने है वो क्या है, किस तरीके से उसको समझने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो स्वर्णिम भारत और ये सब बनाने की जो युग की जो बात हो रही है, ये दरअसल दलित पिछड़े आदिवासियों की कब्र पर ही बनाया जाएगा। दरअसल जिस तरीके से लगातार पूरे सीन को अगर हम समझेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी घोषणाएं पहले भी होती रही हैं। स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा हुई, बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई, उससे पहले आपका हर व्यक्ति को जो है घर मिलने की बात हुई, उसके साथ साथ किसानों की आय दुगने की बात है। तो ये तो वो घोषणाएं तो वो लगातार करें, घोषणाओं का क्या, वो थोड़ी डेडलाइन और एक्सटेंड कर दें तो लगातार डेडलाइन एक्सटेंड होती जा रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूरी इस प्रोसेस में जो देखिए तो 2014 के बाद से अब तक लगातार दलितों का जो लैंडलेसनेस का इशू है, वो भूमिहीनता का मसला, वो बढ़ता जा रहा है। असली इशू वो है। आदिवासियों के पास जो ट्रेडिशनल ज़मीनें थी वो भी छिनती जा रही है। पिछड़ों को भी देखो तो जो हिस्सेदारी नौकरियों में मिलनी चाहिए थी वो ख़त्म होती जा रही है। असली सवाल वो है। हमारे लिए स्वर्णिम भारत का मसला मतलब ये होगा कि इस देश का हर दलित के पास उसका अपना खुद की ज़मीन हो, जिसका मालिकाना हक उसके पास हो, उसका अपना घर का मालिकाना हक उसके पास हो। इस देश की जितनी भी नौकरियां हैं, संसाधन है, उसमें जब तक उसको बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक स्वर्णिम भारत कम से कम दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए नहीं है। ये चुनौती बनी है। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र मीणा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।